Yes, Himanshi. So today we're going to discuss CPU registers. अब registers जो है वो होते क्या है, हमें पता है कि फास्टेस्ट स्टोरेज होती है। सीपीयू सबसे फास्ट रजिस्टर से ही डेटा फेच कर सकता है। इसमें से ज्यादातर जो क्वेश्चंस आपको आते हैं एग्जाम में वो इस पर्पस पे आते हैं कि कौन सा रजिस्टर किस पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, so which register is used for which purpose? That is the basic set of questions you get in this. जैसे कि which register stores the address of the next instruction to be executed, है ना, इस तरह से जो क्वेश्चंस बनते हैं। देखो, इंग्लिश और जीके के क्वेश्चंस कैसे पढ़ने हैं वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। ऑल्सो आई हैव शेयर्ड नंबर ऑफ पीडीएफ्स which are there in the course content section as well. ठीक है नित्याश, प्लीज गेट इट फ्रॉम देयर। और जो आप सीयूईटी के लिए इंग्लिश पढ़ रहे हो ऑलमोस्ट काफी हद तक आपकी उसी में से तैयारी हो जाएगी। सो रजिस्टर क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स used to store data. Obviously data is going to be stored in binary, zeros and one की फॉर्म में जो आपका डेटा है वो स्टोर होता है। तो 4 बिट रजिस्टर अगर है सो इट इज मेड अप ऑफ 4 फ्लिप फ्लॉप। और फ्लिप फ्लॉप क्या होता है अभी बताया था मैंने पिछली क्लास में डाउट सेशन में। सो फ्लिप फ्लॉप इज द स्मॉलेस्ट सर्किट टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा। ठीक है, सो सबसे छोटा जहां पर डेटा स्टोर होता है वो होता है फ्लिप फ्लॉप। सो फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा। आपके पास डिफरेंट तरह के फ्लिप फ्लॉप होते हैं पर उसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। सो 1 फ्लिप फ्लॉप इज यूज टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा। वी हैव फ्लिप फ्लॉप्स एज एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप एंड टी फ्लिप फ्लॉप। इनके नाम क्यों होते हैं ऐसे कि जैसे एस आर है तो अगर एस और आर की वैल्यू इनपुट 0 0 है तो जो फ्लिप फ्लॉप में पड़ा था वही पड़ा रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। अगर 0 1 है, आर इज फॉर रीसेट, तो अगर आर वाली जगह पर 1 है मतलब रीसेट करना है तो फ्लिप फ्लॉप में 0 स्टोर हो जाएगा। अगर 1 0 है तो एस का मतलब होता है सेट, तो इसमें 1 स्टोर हो जाएगा। अगर 1 1 है इन दैट केस देयर विल बी, वी डोंट नो, वी डोंट नो व्हाट इट विल बी क्योंकि ये चीज डिफाइन नहीं है। सो दिस इज अनडिफाइंड, यहाँ पर कुछ नहीं पता हमें क्या आएगा। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जेके बनाया गया, उसमें चेंजेस किए गए और चेंजेस कुछ ऐसे किए गए कि 0 0 पे सेम रहेगा, 0 1 पे भी सेम रहेगा, 1 0 पे भी सेम रहेगा, 1 1 पे कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। So, यहाँ पर क्या रहेगा? नो चेंज, मतलब अगर दोनों 0 है तो जो फ्लिप फ्लॉप में पड़ा है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। 0 1 पे 0 आ जाएगा, 1 0 पे 1 आ जाएगा। और अगर 1 1 है तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, मतलब फ्लिप फ्लॉप में 0 पड़ा था तो 1 हो जाएगा, 1 पड़ा था तो 0 हो जाएगा। डी के केस में या तो इनपुट 0 जा सकता है या 1 जा सकता है। इनपुट 0 जाएगा तो फ्लिप फ्लॉप में भी 0 स्टोर हो जाएगा, इनपुट 1 जाएगा तो फ्लिप फ्लॉप में भी 1 स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर बची हुई 2 ऑप्शंस है कि अगर इनपुट 0 गया टी फ्लिप फ्लॉप में तो कोई चेंज नहीं होगा, और अगर इनपुट 1 गया टी फ्लिप फ्लॉप में तो वो कॉम्प्लीमेंट कर देगा। 0 पे नो चेंज, 1 पे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो दिस इज 1 पे। क्लियर है? इसके आने के चांसेस बहुत कम है बट ठीक है, ये होता है, मतलब ये फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं आपके पास। आपने पूछा था डाउट में तो मैंने आपको बता दिया। मेजरली जो पूछा जा सकता है सीपीयू रजिस्टर्स कौन कौन से होते हैं और उनका पर्पस क्या होता है। ठीक है, तो सीपीयू रजिस्टर्स जो है वो नॉर्मली 16 बिट्स के हैं जो सिस्टम हम स्टडी करते हैं। सो ईच रजिस्टर इज 16 बिट्स लॉन्ग, लेकिन जो एड्रेस रजिस्टर है वो 12 बिट्स का होता है क्योंकि हमारे पास जो मेमोरी अवेलेबल है वो 2 raised to the power 12 डिफरेंट लोकेशंस अवेलेबल है।
अब इसमें एक रजिस्टर होता है MAR भी जिसको आप कह सकते हो, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, सो ये क्या करता है, होल्ड्स द एड्रेस ऑफ रैम, जहां पर भी नेक्स्ट रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसका एड्रेस MAR में होता है। देन यू हैव अ रजिस्टर कॉल्ड PC। PC की फुल फॉर्म होती है प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो अ रजिस्टर। और ये किसका एड्रेस होल्ड करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आपके प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होगी उसका। सो इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। रात को 9 बजे होगा क्विज हिमांशु। सो इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। सो अगली कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसका जो एड्रेस है वो पीसी में होता है, मतलब प्रोग्राम काउंटर में होता है। ठीक है, सो पीसी स्टोर्स दैट, सो दैट्स प्रोग्राम काउंटर। सो आपका प्रोग्राम काउंटर आ गया। देन आपके पास है IR। IR स्टैंड्स फॉर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या होता है, अपनी एक्चुअल इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है। सो इट fetches and store the instruction in IR। तो जो भी इंस्ट्रक्शन फेच होकर आई है वो IR में सेव होती है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में सेव होती है। सो इंस्ट्रक्शन जो भी फेच हुई है वो IR में आती है। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फेच होती है, फिर डिकोड होती है, और डिकोड होने के बाद एग्जीक्यूट होती है। किसने किया था, एंड्रेस। सो दैट्स हाउ योर स्टेप्स आर, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। ठीक है, सो स्टेटमेंट इज फर्स्ट फेच्ड, इंस्ट्रक्शन इज फर्स्ट फेच्ड, then it is decoded, and then it is executed। ठीक है, सो PC AR IR हो गया। इसके अलावा हमारे पास कैसे रजिस्टर्स होते हैं, वी हैव डेटा रजिस्टर DR। ठीक है, सो डेटा रजिस्टर जो है DR, उसका क्या मतलब, सो जो आपका डेटा है जिसके ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है, दैट इज स्टोर्ड इन डेटा रजिस्टर। ठीक है, एक टेम्परेरी रजिस्टर भी होता है और एक सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्टर होता है, मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज AC। व्हाट डू यू मीन बाय AC? व्हाट इज द पर्पस ऑफ AC? AC कौन सा रजिस्टर है, इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसका पर्पस क्या होता है? एड्रेस नहीं बेटा, एक्यूमुलेटर। हाँ, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्यूमुलेटर? स्टोर्स द इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस डन बाय द CPU। जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हमारी होती है, वो जो भी कैलकुलेशंस कर रही है, ठीक है, तो जो भी कैलकुलेशंस होती हैं उसका इंटरमीडिएट रिजल्ट जो है वो हमारा कहाँ पर स्टोर होता है, AC में, जिसे हम एक्यूमुलेटर कहते हैं। ठीक है, और फिर उसको जहां पे भी हार्ड डिस्क वगैरह में सेव करना है वो सेव किया जाता है। ठीक है, सो दैट इज योर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, सॉरी दैट इज योर एक्यूमुलेटर। इसके अलावा हमारे पास INP और आउट रजिस्टर भी होते हैं, मतलब वी हैव रजिस्टर्स फॉर इनपुट एंड आउटपुट एज वेल। ठीक है, सो इनपुट एंड आउटपुट रजिस्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जब भी कीबोर्ड माउस कहीं से भी इनपुट आता है, ठीक है, सो व्हेनेवर वी गेट इनपुट, सो दैट इनपुट इज स्टोर्ड इन द इनपुट रजिस्टर, और फिर जब हम उसको प्रिंट करते हैं, मतलब जब भी हम उसको आउटपुट में भेजते हैं तो वो पहले आउटपुट रजिस्टर में जाता है। एक टाइम पे सिर्फ 1 बाइट ऑफ डेटा इज रेड और रिटन। ठीक है,
तो सिर्फ 1 बाइट ऑफ डेटा को ही हम रीड या राइट करते हैं। दैट्स वाई आपका इनपुट आउटपुट रजिस्टर जो है वो 8 बिट्स का होता है, मतलब 1 बाइट का होता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये आपके मेन रजिस्टर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर ही टर्म आती है बस। जब एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डेटा भेजना होता है, या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे डेटा, डिवाइस मतलब विद इन द प्रोसेसर, कि कीबोर्ड से मॉनिटर पे डेटा भेजना है, तो पहले वो कीबोर्ड से रैम में जाएगा, फिर रैम से मॉनिटर में जाएगा ना। सो टू ट्रांसफर डेटा from one part of the CPU to another part of the CPU, we use memory bus. So to transfer data from one part of CPU, वो रजिस्टर भी हो सकता है, रैम भी हो सकता है, आपका कोई डिवाइस भी हो सकता है, to another part, memory bus is used. ठीक है, और इसमें क्या होता है, हमारे पास मेमोरी बस में 3 लाइंस होती हैं। 3 लाइंस कौन सी होती हैं? यू हैव डेटा बस, यू हैव कंट्रोल बस, और कौन सी होगी? डेटा बस हो गई, कंट्रोल बस हो गई, एड्रेस बस। सो डेटा बस जिस पे एक्चुअली डेटा जाएगा, कंट्रोल बस जो सिर्फ ये बताती है कि ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, रीड या राइट, और एड्रेस बस में सिर्फ रैम का या डिवाइस का एड्रेस होता है जहां पर डेटा भेजा जा रहा है या जहां से डेटा रीड होना है, और एक्चुअल डेटा जो होता है वो आपका डेटा बस में होता है। ठीक है, फाइन। सो दिस वाज इट। oops के फीचर्स हमने कर लिए थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इन द डाउट सॉल्विंग सेशन इटसेल्फ, है ना। हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले में नहीं पढ़े थे, बट अदरवाइज oops is object oriented programming which is based on the concept of classes and objects. आपकी क्लासेस बनाने के प्रोसीजर को हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। क्लास क्या होती है? जनरल डिस्क्रिप्शन फॉर सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे पेन है, वो क्लास हो गई, हर इंडिविजुअल पेन उसका एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। सो दैट इज अ क्लास, बट एवरी सिंगल पेन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट, सो इट्स इनकैप्सुलेशन। एक ही चीज जब अलग अलग तरीके से काम कर सकती है, when a single thing can behave in different forms, that's called polymorphism. जब एक बनी हुई कोड को यूज करके आप एक और कोड क्रिएट कर सकते हो, उसे कहते हैं इनहेरिटेंस। एंड द बेसिक पर्पस ऑफ इनहेरिटेंस इज रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, कि हमने एक कोड लिखा हुआ है, उसी को यूज करके हम अगला कोड क्रिएट कर सकते हैं। सो रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर रेक्टेंगल क्लास बनी हुई है और उसमें लेंथ और ब्रेड्थ है, उसके बाद मेरे पास आता है कि मुझे हाइट क्लास बनानी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसी में ही हाइट और ऐड कर दूंगी, सो आई डू प्लस एच, और मेरे पास क्यूबॉइड क्लास बन जाएगी। इसमें इंपॉर्टेंट आ सकते हैं आपको, अगर कोई क्वेश्चन बनता भी है, या तो फीचर्स ऑफ ऊप्स कौन कौन से इसमें से नहीं है, ऐसा पूछ सकते हैं। या फिर हमारे पास जो डेटा और फंक्शंस होते हैं क्लास के अंदर, वो 3 स्कोप्स में होते हैं: प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। सो प्राइवेट वो चीज है जो सिर्फ क्लास के अंदर यूज हो सकती है, नाम से ही पता चल रहा है, इट इज समथिंग विच कैन बी यूज्ड ओनली विद इन द क्लास। सो अगर वो सिर्फ क्लास के अंदर यूज हो सकती है तो प्राइवेट है। पब्लिक मतलब कहीं पर भी यूज हो सकती है, सो इफ इट कैन बी यूज एनीवेयर एल्स इट इज पब्लिक। अनप्रोटेक्टेड जो है वो बीच में आता है, दैट इज समथिंग विच कैन बी यूज्ड इन द क्लास एंड इट्स डिराइव्ड क्लासेस, मतलब जहां पर उसको इनहेरिट किया गया है वहां पर यूज हो सकता है। ठीक है, और कहीं पे यूज नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है?
इज दिस क्लियर? अब आप कोई टॉपिक बता सकते हो जिसमें आपको डाउट है, तो मैं वो आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। बूलियन लॉज तो हमने किए थे, है ना? बूलियन लॉज में क्या होता है? लॉज मतलब जो आपके पास उसकी क्या कहते हैं, जो पहले से डिफाइंड है काइंड ऑफ, ठीक है? जैसे हमारे पास था क्यूमिटेटिव लॉ। क्यूमिटेटिव लॉ क्या होती है कि अगर आप x प्लस वाई करो, एक होती है आइडेंटिटीज, एक होती है लॉज। क्यूम्यूटेटिव, तो इसमें क्या है कि x प्लस वाई करो या y प्लस x करो, एक ही बात है। x इंटू वाई करो या y इंटू x करो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। सेम वे इफ यू हैव एसोसिएटिव लॉ, तो अगर मेरे पास तीन वेरिएबल्स हैं तो ये काम में आती है कि अगर आपने x और y को पहले ऐड करके फिर z को ऐड कर दिया, या फिर पहले y और z को ऐड किया फिर x में ऐड किया, तो सेम ही रिजल्ट आए। सेम इज द केस विद मल्टीप्लाई। ठीक है? देन यू हैव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है कि अगर आपने लिखा है x प्लस वाई जेड, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। और अगर आपने करा है x इंटू वाई प्लस जेड, तो वो हो जाएगा x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड। हर क्लास में कोई ना कोई मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी टास्किंग में पूछता है ना? आई थिंक आई आंसर दिस क्वेश्चन इन एवरी क्लास। अभी ये लॉस कर ले अभी का, फिर बताते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। अगर आप x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, तो आपकी इंडिविजुअल टर्म्स का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और प्लस की जगह पर एंड आ जाएगा, लाइक दिस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ज्यादा क्वेश्चंस दे, लेकिन वो डेवलपर ज्यादा से ज्यादा डेटा टाइप पे पूछ सकते हैं, जैसे मैंने आपको इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट बताया था, उससे ज्यादा नहीं। अब सॉल्व करके दिखाओ यश ये। मैंने पहले भी दिया हुआ है, बस फिर आपको मुझको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा सिंप्लीफाई करके। इसके आगे भी सॉल्व हो सकता है ना? एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट भी तो सॉल्व हो सकता है आगे। आपने यहाँ पर एक्स वाई कॉमन निकाल लिया, बचा जेड प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है, z प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया, तो आपके पास बचा एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट। कैन यू सॉल्व इट फर्दर? इसको हम ओपन कर लेंगे ऐसे, x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू y प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट, ये 1 हो जाएगा। फिर बचेगा आपके पास ये, सो इन अ वे एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई, एक्स का कॉम्प्लीमेंट आएगा। हाँ, गौरी ध्वनि श्रेष्ठता करेक्ट। एक और क्वेश्चन लिखती हूँ, आप लोग सॉल्व करो, तब तक मैं अविका को बताती हूँ डिफरेंसेस। ओके, सॉल्व दिस। अविका, मल्टी प्रोग्रामिंग होता है व्हेन यू हैव वन प्रोसेसर, बस वहां पर रैम में हमारे पास एक से ज्यादा प्रोसेस स्टोर होते हैं, ताकि जैसे ही सीपीयू फ्री हो तो वो खाली ना बैठे, वो क्यू में पड़ी हुई अगली जॉब को उठा ले और एग्जीक्यूट करने लग जाए। मल्टी प्रोसेसिंग नाम ही है, मल्टी प्रोसेसिंग मतलब एक से ज्यादा प्रोसेसर्स हैं। इस कैटेगरी में आपके डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, ये वाले सारे कंप्यूटर्स आते हैं। सो डुअल कोर का मतलब है उसमें दो प्रोसेसर्स है, ऑक्टा कोर का मतलब है 8 है, क्वाड कोर का मतलब 4 है। हर प्रोसेसर साइमल्टेनियसली काम कर रहा है, सो मल्टीपल प्रोसेसर्स आर वर्किंग साइमल्टेनियसली टू गेट द रिजल्ट। और मल्टीटास्किंग में आपके पास एक ही प्रोसेसर होता है, लेकिन फंक्शनल यूनिट्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह की कैलकुलेशंस करने के लिए यूनिट्स अलग अलग होते हैं, और फिर उन यूनिट्स में कैलकुलेशंस की जाती है। आई होप इट गिव्स यू अ बेटर थिंग। देखो, पहले आप इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन निकाल सकते हो, तो बचेगा जेड प्लस वन। जेड प्लस वन इज वन ओनली, तो आई एम लेफ्ट विद एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड प्लस एक्स वाई। वाई आपने कॉमन निकाल लिया, तो बचा एक्स कॉम्प्लीमेंट जेड प्लस एक्स। इसको भी ओपन कर देंगे तो x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू एक्स प्लस जेड। हाँ, y इंटू एक्स प्लस जेड जिसका आया सही आंसर है। सही, गुड। आगे समझ सबको अब ये? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और बताओ क्या डाउट है? एनी डाउट्स? देखो, आपको इसमें सबसे पहले देखना है, अगर यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं गिवन ना यश, तो आपको देखना है पहले सॉल्व क्या होगा।
देखो, ठीक है। तो सबसे पहले हमेशा सॉल्व होते हैं कॉम्प्लीमेंट। अगर कहीं कॉम्प्लीमेंट होता तो वो पहले सॉल्व होता। फिर सॉल्व होता है एंड, फिर और। ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट इसमें कहीं है नहीं। अगर आप एंड को सॉल्व करोगे तो वन एंड वाई विल बी वाई, फिर से वाई एंड वन विल बी वाई। तो आपके पास आएगा एक्स प्लस वाई प्लस। अब ये जीरो एंड हो रहा है। अगर मैं जीरो के साथ किसी भी चीज को एंड करूं तो मेरे पास रिजल्ट जीरो ही आएगा। तो आप चाहे इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इसके साथ भी कर लो, बट अगर आप जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इवेंचुअली योर आंसर इज गोइंग टू बी जीरो फॉर दैट। ठीक है। और जीरो को किसी चीज में भी प्लस करेंगे तो वही चीज वापस आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करके आपका आंसर आना चाहिए एक्स प्लस वाई। समझ में आया? सो नमनप्रीत, जो हमने बूलियन लॉस की हैं आपको वो फिट करनी होती है कहीं ना कहीं इस तरीके से कि हमारी जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाई होती चली जाए। आपने देखा है ना श्रेयांश प्रीवियस ईयर का पेपर? यू गॉन थ्रू दैट, आपको कैसा लगा? सो उससे पिछले साल का थोड़ा इजी था उससे। इफ यू कंपेयर 2024 एंड 25, वाला 25 से ज्यादा इजी था। तो बिल्कुल भी मत करो यश, फिर बाकी तीन चीजों को जितना अच्छे से कर सकते हो कर लो। इंग्लिश, जीके और कंप्यूटर्स जितना अच्छे से कर सकते हो। और प्लीज मैथ्स नहीं किया है तो उसमें एक आधा क्वेश्चन तुक्का मार देना जो आपको लगे कि आपको आता है या जो सही लग रहा हो। बट डोंट अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, नेगेटिव मार्किंग होती है। इतनी बार बताने के बाद भी कई बच्चे सिर्फ इस चक्कर में कि उस पे लिखा होता है ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी तो मैथ्स में तुक्के मार के आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो मार्क्स आ भी रहे होते हैं वो नेगेटिव मार्किंग में निकल जाते हैं। सो आप एक क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ सकते हो। 100 क्वेश्चंस आर कंपल्सरी का मतलब सिर्फ इतना है कि चॉइस नहीं है। ठीक है। पर अगर आप किसी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ोगे तो आपको जीरो मिलेंगे, और अगर आपने उसका गलत आंसर दिया है तो -1 मिलेंगे। दैट शुड बी फाइन श्रेयांश। हाँ, प्रोबेबिलिटी और सेट्स कर लो। सेट्स भी हो जाएगा, सेट्स भी इजी है। सो सेट्स, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स अगर कर सकते हो तो, अदरवाइज और ज्यादा किसी चीज में पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर अभी तक कुछ नहीं करा है तो। हम्म। हाँ श्रेयांश, मतलब अगर आप रिलेशन एंड फंक्शंस करना चाहते हो तो करो, नहीं तो सिर्फ सेट्स पे कर लोगे तो भी एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा उसमें से। ठीक है। सब आप रिवाइज करो अच्छे से, सारा मॉक टेस्ट करो जो ऐप में है। सो ऐप में जितने मॉक टेस्ट हैं उसे जितनी बार करना है उतनी बार प्रैक्टिस करो। ठीक है। आई हैव दिस स्पेशल, एक मैंने अलग से कोर्स बनाया है जिसमें सिर्फ मॉक टेस्ट है ना। तो हमारे कोर्सेज जो है, ये तो आपका मेन आईपीयू सीईटी वाला कोर्स है जिसमें क्लास हो रही है, दिस इज आवर मेन कोर्स। बट ये है मॉक टेस्ट सीरीज फॉर आईपीयू। ये 499 आ रहा है, लेकिन 70% ऑफ के बाद आपको ये सिर्फ 149 का पड़ेगा। तो अगर आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हो
लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है, एक दो कुछ हुई होंगी वो हैं, बाकी देयर इज नॉट एनी लाइव क्लास, बट यस इट इज फॉर मॉक टेस्ट। सो ये सारे जो मॉक टेस्ट हैं ये आप यहाँ पर कंप्यूटर अवेयरनेस के हैं सारे, ठीक है, तो इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर ये कर लिए तो आपको फिर भी श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ 120 नंबर तो आएंगे ही। एंड देन सिमिलर वे इसके कंटेंट सेक्शन में आपको जीके और इंग्लिश के पीडीएफ्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, और ये सारी एमसीक्यू पीडीएफ्स हैं व्हिच यू कैन गेट एंड यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम, ठीक है। So this is there. So that is it.